नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका स्टडी रूम में। तो चलिए अपने आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमने इससे पहले क्या-क्या देखा था कि हमने सबसे इससे पहले ये सीख लिया था कि हमारे पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने उसमें शुद्ध शुद्ध पदार्थ और हमने अपने मिश्रण पदार्थ देखे थे। फिर हमने देखा था कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं और मिश्रण क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि मिश्रण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें हमने एक तो समांगी मिश्रण देख लिया था, समांगी, और एक हमने विषमांगी मिश्रण देख लिया था, विषमांगी मिश्रण। फिर हमने उसके बाद ये देखने के बाद हमने देखा था कि समांगी और विषमांगी मिश्रण की गुण क्या होते हैं और इनको अलग-अलग भिन्न कैसे किया जा सकता है। उसके बाद हमने क्या सीखा था कि मिश्रण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। हमने देखा था पहला था विलयन, ठीक है, दूसरा था हमारा निलंबन और तीसरा था कॉलॉइड। तो आज का हमारा जो विषय है वो विलयन है। मिश्रण का जो पहला प्रकार है दैट इज विलयन। तो आज हम देखेंगे विलयन क्या होता है, उसके अलावा विलयन किस से मिलकर बना होता है, विलयन के उदाहरण क्या-क्या होते हैं, उसके अलावा इसके गुण क्या-क्या होते हैं, इसकी सांद्रता को कैसे नापा जा सकता है और विलयन के अलग-अलग प्रकार क्या-क्या होते हैं। तो चलिए चलते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा यही मुद्दा है कि विलयन क्या है। तो देखिए विलयन जो होता है, जब हम क्या करते हैं, एक एक मिश्रण कैसे बनता है, दो या दो से ज्यादा अधिक पदार्थों को मिलाकर। तो जब दो या दो से ज्यादा अधिक पदार्थों को मिलाकर एक ऐसा मिश्रण बने जो समांगी हो। समांगी हमने क्या कहा था कि समांगी मिश्रण क्या होता है, जिसके अवयवों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है बाहर से। तो ऐसे मिश्रण हमारे समांगी मिश्रण में आए थे। तो विलयन जो होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। जैसे पानी में चीनी मिला देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, समांगी मिश्रण, तो वह एक विलयन है। पानी में नींबू मिला देते हैं, सोडा वाटर हो गया, पानी में सोडा होता है। हमारे ठोस घोल क्या होते हैं, जिनको हम मिश्र धातु बोलते हैं, जिसमें एक और एक से ज्यादा ठोस जो होते हैं वो मिले होते हैं, ऐसे घोलों को हम ठोस घोल बोलते हैं। मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इनको एलॉयज। ठीक है, तो एक हमारे ये हो गए, इनको देखना है, और एक होते हैं गैसीय घोल। तो जब आप ये उदाहरण देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे जो विलयन होते हैं वो कितने भी प्रकार के बन सकते हैं। मतलब ठोस के अंदर ठोस ठोस के अंदर हो सकता है, ठीक है। ऐसी ठोस जो होता है वो हमारा द्रव के अंदर हो सकता है। ऐसे जो ठोस होता है वो हमारा गैस के अंदर हो सकता है। ये देखा। उसके अलावा हमने देखा कि उसके अलावा जैसे द्रव जो होता है वो द्रव के अंदर हो सकता है और द्रव हमारा गैस के अंदर हो सकती है। तो ऐसे भी हमारे घोल होते हैं। और एक हमने देखा गैस गैस का भी घोल होता है। तो इतने प्रकार के हमारे जो है वो घोल बन सकते हैं और इतने प्रकार के ये विलयन बनाएंगे। तो विलयन की सबसे पहली विशेषता कि वह समांगी मिश्रण होता है, हमने उसके उदाहरण देख लिए। उसके बाद जो विलयन होता है उसके कणों में समांगिकता होती है, मतलब वही कि उसके जो कण होते हैं उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता है बाहर से देखने से। तो उनके अंदर क्या होते हैं, समांगी मिश्रण से समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए जैसे नींबू जल का स्वाद हमेशा एक जैसा होता है, उसमें आप ये तो नहीं कह सकते ना कि इसमें जल का स्वाद आ रहा है या इसमें नींबू का ही स्वाद आ रहा है। दोनों का जो स्वाद होता है वो बाद में मिलने के बाद एक जैसा हो जाता है। तो ये कहा गया है। इससे पता चलता है कि चीनी या नमक के कण घोल में समान रूप से वितरित होते हैं, कि वो एक समान रूप से मिल जाते हैं। तो ऐसे मिश्रणों को समांगी मिश्रण और ऐसे मिश्रण को हम विलयन के अंदर आता है मिश्रण। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अभी हमने पढ़ा कि मिश्र धातु, मतलब जब ठोस के घोल होते हैं उनको हम मिश्र धातु बोलते हैं। तो अभी होती क्या है कि मिश्र धातु जो होती है वो दो या दो से अधिक धातुओं या एक धातु और एक अधातु के मिश्रण होते हैं। मतलब या तो दो या दो से अधिक धातु हो जाएंगी, या फिर एक धातु और एक अधातु का जो घोल होता है, मिश्रण होता है, उसको मिश्र धातु बोलते हैं। और इन्हें भौतिक क्रिया द्वारा जो इनके अवयवों में अलग 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 नहीं किया जा सकता है। ठीक है, पर ये वाली जो मिश्रण होते हैं इनको भौतिक क्रिया द्वारा जो है उनको अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक मिश्र धातु को फिर भी मिश्रण के रूप में माना जाता है, क्योंकि वे अपने घटक जो होते हैं
उनके गुणों को दर्शाते हैं और अलग अलग संगठन रखते हैं। और उनकी क्या होती है, अलग अलग कंपोजिशन। संगठन मतलब इनके जो अलग अलग घटक होती हैं। मतलब जैसे अगर हम देखा जाए कि जो पीतल होती है, पीतल होता है, पीतल जो होता है वो किससे मिलके बना होता है, एक तो जस्ता, 30% जस्ता और 70% तांबे से मिलके बना होता है। अब पीतल के अंदर किस किस तत्व के, शुद्ध पदार्थ के हमारे गुण आएंगे, एक तो जस्ता का भी गुण दिखाएगा वो और तांबे का भी गुण दिखाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो एक मिश्रण हो गया है। जैसे हमने कहा कि पीतल को अलग अलग पीतल जो है उसको तांबे में और जस्ता में अलग अलग नहीं किया जा सकता है, पर पीतल जो होगा वो तांबे की भी हमारी विशेषताएं दिखाएगा और जस्ता की भी। तो इसलिए बोलते हैं कि जो मिश्र धातु होती हैं उनको भौतिक क्रियाएं द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता है, उसके अलावा पर वो अपने घटकों के गुणों को दर्शाती है। ठीक है, अलग अलग संगठन रखते हैं। तो उदाहरण क्या हो गया हमारा, पीतल। पीतल जो है वो हमारा एक मिश्र धातु। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं कि विलय और विलायक क्या होते हैं। जैसे हमने पानी में हम क्या कर रहे हैं कि पानी में चीनी मिला रहे हैं। ठीक है, आपने देखा। चलो अब हमारा पानी को एक अलग नाम दिया जाता है और चीनी को अलग नाम दिया जाता है, जिससे मिलके दोनों एक ये विलयन बनाते हैं। तो ये अलग अलग जो नाम दिया जाता है किसको क्या कहा जाता है, वही होते हैं हमारे विलय और विलायक। देखिए विलय क्या होता है, विलय होता है वो चीज जो किसी विलायक में घुली होती है। जैसे पानी में चीनी को घोला जाता है तो चीनी जो है वो यहाँ पर हमारी विलय है। और विलायक क्या है, जिसमें किसी चीज को घोला जाता है वो हमारा विलायक होता है। तो विलय हमेशा कम मात्रा में होता है और विलायक हमेशा जो होता है वो ज्यादा, अधिकतर, हमेशा नहीं कहेंगे, अधिकतर कहेंगे कि विलय वो होता है जो अधिकतर कम मात्रा में होता है और विलायक होता है जो अधिकतर ज्यादा मात्रा में होता है। तो यही कहा गया है कि एक घोल में विलय होता है और एक विलय होता है और एक विलायक होता है। विलायक क्या होता है कि वह घटक जो उसमें अन्य घटक को घोलता है, मतलब जो बाहर से बाकी घटक हम डाल रहे हैं उनको अपने अंदर घोल लेता है और आमतौर में बड़ी मात्रा में मौजूद घटक होता है। ठीक है, ज्यादा मात्रा में होता है। ऐसे विलय क्या होता है, विलयन का वह घटक जो विलायक में घुला होता है। जो विलायक में घुल जाता है उसको हम विलयन बोलते हैं और आमतौर में वह कम मात्रा में मौजूद होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम विलय कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा, जैसे उदाहरण के तौर पर यदि देखा जाए, ये बाहर से हम कोई चीज मिला रहे हैं तो जिसमें वो मिल रही है वो तो हो गया विलायक, और जो चीज मिलाई जा रही है उसे बोलते हैं विलय, और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, विलयन। और विलयन क्या है, हमारा एक मिश्रण होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि विलय और विलायक को समझने के कुछ उदाहरण। जैसे आपने देखा होगा, आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जब खोलते हैं तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जैसे खोला जाता है उसके अंदर से फिज करके आवाज आती है। तो ये जो फिज करके आवाज आती है ना, वो किसकी वजह से होती है कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल, उसमें जो कोल्ड ड्रिंक है मतलब पानी, एक तरह से पानी तो है वो द्रव है, तो उस द्रव में हमारी एक गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को दबाव करके उसके अंदर डाला जाता है। तो अब क्या हो गया, गैस को हमने द्रव में डाल दिया। द्रव हमारा क्या है, ज्यादा मात्रा में है, गैस क्या है, कम मात्रा में है। तो द्रव क्या हो जाएगा, द्रव हमारा यहाँ पर विलायक का काम करेगा, और गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसको हम दबाव करके उसके अंदर डाल रहे हैं वो हमारी विलय का काम करेगी। और दोनों मिलके क्या बनाएंगे, दोनों मिलके विलयन बनाएंगे, एक मिश्रण बनाएंगे। तो यही बोला गया है कि वातयुक्त पेय जैसे सोडा जल तरल विलयन में गैस के रूप में होता है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय के रूप में होती है। देखा, अभी हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो विलय के रूप में हो गई जो कम मात्रा में उसके अंदर डाली जाती है, और पानी विलायक के रूप में होता है जो ज्यादा मात्रा में होता है। तो दोनों मिलके एक विलयन बनाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है ये कौन से प्रकार का विलयन हो गया, जिसमें गैस जो है वो द्रव में होती है, गैस द्रव वाला विलयन, गैस द्रव में। ठीक है, द्रव में, तो ये वो वाला विलयन आएगा। ठीक है, इसके बाद अब हमारा दूसरा उदाहरण, आपने देखा होगा हमारे जो वायु होती है, वायु में कोई एक प्रकार की गैस नहीं होती है,
वायु में ना जाने अन्य प्रकार की कितनी गैसें होती है, जैसे ऑक्सीजन गैस भी होती है, ये जैसे वायुमंडल हो गया हमारा, इसके अंदर ऑक्सीजन गैस भी होती है, नाइट्रोजन गैस भी होती है, आर्गन होती है, हीलियम होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, ना जाने कितने प्रकार की गैसें होती हैं। तो ये भी तो एक विलयन हो गया ना। और आप इन गैसों को क्या आप इन गैसों को अलग अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं बाहर से देखने से। तो ये कौन सा मिश्रण बना रहा है? समांगी मिश्रण बना रहा है। तो इसलिए कहा जाता है जो गैस में गैस का जो मिश्रण होता है वो समांगी मिश्रण होता है और वो एक विलयन के अंदर आता है। ठीक है, तो वायु गैस में गैस का विलयन होता है, गैस में गैस का विलयन है। वायु अनेक गैसों का समांगी मिश्रण है। इसके दो मुख्य, और देखिए इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो होते हैं वो दो मुख्य घटक होते हैं। ऑक्सीजन जो होती है वो 21% होती है और नाइट्रोजन 78%। अब हमारी विलय और विलायक की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसके उसके सिद्धांत पर हम क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन कम मात्रा में है तो वो हमारा क्या होगा? विलय होगा। और नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में तो वो हमारा किसका काम करेगा? विलायक का। तो दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? विलयन। तो इसलिए नाइट्रोजन विलायक के रूप में माना जाता है जबकि ऑक्सीजन और वह अन्य गैसें जो है वो विलय के रूप में मानी जाती है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है विलय विलय जो होता है अधिकतर कम मात्रा में होता है, विलायक जो होता है वो अधिकतर ज्यादा मात्रा में होता है। बस इतना ध्यान रखना है। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि हम जो होते हैं अल्कोहल के आयोडीन होता है ना, आयोडीन एक हमारा रासायनिक केमिकल है। ठीक है, केमिकल होता है रसायन का। तो आयोडीन के अंदर हम क्या करते हैं? अल्कोहल मिला देते हैं, अल्कोहल। अब ये जो अल्कोहल आयोडीन में मिलाते हैं, अब अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल हमारा एक द्रव होता है और वह ज्यादा मात्रा में होता है। आयोडीन को हम थोड़ा सा आयोडीन ले लेते हैं, आयोडीन की थोड़ी सी मात्रा ले लेते हैं, तो यह भी होती तो वैसे द्रव ही है। तो द्रव को द्रव में मिला दिया हमने, पर यहाँ पर आयोडीन कम मात्रा में है, तो इसलिए ये क्या होगी? ये हमारी विलय होगी। और जो अल्कोहल हम मिला रहे हैं वो हमारा विलायक होगा क्योंकि वह ज्यादा मात्रा में है। तो इसको बोला जाता है आयोडीन की मिलावट, की आयोडीन में हमने मिलावट कर दी है। ठीक है, तो इसमें आयोडीन ठोस, आयोडीन हमारा ठोस भी हो सकता है और हमारा द्रव भी हो सकता है, और अल्कोहल जो है वो तरल होता है, वो विलायक के रूप में होता है। ठीक है, आयोडीन ठोस विलय के रूप में होता है और अल्कोहल तरल वह विलायक के रूप में होता है। तो इस दोनों से मिलके हमारा क्या बनता है? विलयन बनता है। और इसको हम, इस विधि को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आयोडीन की मिलावट। ठीक है, आयोडीन की मिलावट की जाती है। अब आता है कि अब हमने पढ़ लिया कि विलयन होता है। अब विलयन के गुण क्या क्या होते हैं? देखिए, एक गुण तो हमने देख लिया है ना कि विलयन जो होता है वो समांगी मिश्रण बनाता है, मतलब उसके अवयवों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है बाहर से। तो अब देखते हैं कि विलयन क्या है? एक समांगी मिश्रण है। एक विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर से छोटे होते हैं, इसलिए वो आंख से नहीं देखे जा सकते। ठीक है, कि जो विलयन होता है उसके अंदर जो कण होते हैं वो क्या होते हैं भाई? 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे। मतलब देखो, अगर मैं इसको लिखूं तो 0.000000 ऐसे करके कहीं तब जाके ये इसमें इतना छोटा होएगा ना। क्या इतनी छोटी चीज को हम आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं ना। तो इसलिए बोला जाता है कि इसके विलयन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण जो है वो गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। और विलयन में प्रकाश का मार्ग जो है वो दिखाई, देखो इस प्रभाव को ना हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल टिंडल प्रभाव। ठीक है, इस प्रभाव में क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि जब धूप आती है, यदि कमरे के ऊपर कोई हमारा कोई क्या होती है? खिड़की होती है कमरे में, उससे धूप आती है, तो हम देखते हैं कि धूप में हमें कुछ क्या दिखते हैं? जो हमारी धूल होती है, धूल के कण दिखाई देते हैं। तो ऐसे कणों को हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं ना धूल में, तो यही बोला जा रहा है कि जब हम किसी विलयन में से प्रकाश को पार करते हैं तो उसमें जो विलयन के कण होते हैं वो दिखाई नहीं देते, क्योंकि विलयन के कणों का आकार जो होता है वो बहुत छोटा होता है, जो आंखों से नहीं दिखाई देता है। और विलयन के कण जो होते हैं वो हमारे विलयन में पूरी स्थायी रूप से जो होता है वो मिल जाते हैं। ठीक है,
वो स्थिर हो जाते हैं, इसलिए वो प्रकाश जो होता है, प्रकाश का मार्ग जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जो प्रकाश है उससे पूरा आर पार हो जाता है, प्रकाश का मार्ग जो है उसमें दिखाई नहीं देता है। तो यह कारण होता है इसका। ठीक है, फिर छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से अलग नहीं किया जा सकता। अब क्योंकि विलय जो होता है वो विलयन में इतने अच्छे तरीके से मिल जाता है कि उन दोनों को अलग अलग जो है वो छानने की विधि द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण जो है वो नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन जो है वो स्थायी होता है। उसके कण नीचे नहीं बैठेंगे, वह स्थायी होता है, उसमें अच्छी तरीके से मिल जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखे विलयन के गुण? विलयन के गुण देखे हमने कि एक तो वह समांगी मिश्रण बनाएगा, पहला गुण। दूसरा गुण हमने देखा कि वह उसके कणों का जो आकार होता है वो बहुत छोटा होता है, जिसको आंखों से नहीं देखा जा सकता है। तीसरा गुण हमने देखा कि वो अपने आर पार अपने पर से जब प्रकाश डालते हैं तो उसका प्रकाश का मार्ग जो है वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कणों का जो आकार होता है वो बहुत छोटा होता है, जो आंखों से नहीं दिखाई देता है। इसके कण जो होते हैं वो छोटे होने के कारण स्थायी हो जाते हैं, मतलब जो विलय होते हैं उसके कण जो होते हैं वो विलायक में या विलयन में नीचे नहीं बैठते हैं यदि विलयन को शांत छोड़ा जाए। ठीक है, तो मतलब वो स्थायी होता है, स्टेबल होता है। इतनी बात समझ आ गई अब हमें। उसके बाद अब हमने ये तो देख लिया कि विलयन कैसे बनता है। विलयन किससे बना होता है? विलयन बना होता है विलय और विलायक। ठीक है, विलय और विलायक से बना होता है। तो अब हमें देखना है कि उस विलयन की सांद्रता को कैसे नाप सकते हैं। किस पहले तो हम देखते हैं सांद्रता क्या होती है और फिर देखते हैं कि सांद्रता को नापते कैसे हैं। तो सबसे पहले सांद्रता क्या होती है? तो देखिए, हमने किसी घोल में की सांद्रता घोल की दी गई मात्रा, ठीक है, कि किसी घोल की सांद्रता घोल की दी गई मात्रा में मौजूद विलय की मात्रा होती है। अब इसको साधारण सी लैंग्वेज में मतलब समझते हैं। देखिए, हमने कहा कि हमने अपना पूरा का पूरा जो विलयन बनाया, ठीक है, हाँ, विलयन जो बनाया उसमें हमारा एक तो विलायक होता है, जैसे ये हमारा विलायक हो गया और ये हमारा विलय हो गया। ठीक है, अब यह जो विलय कि इस विलय का कितना द्रव्यमान या तो द्रव्यमान बोल दो या उसकी कितनी आयतन जो है वो इस विलयन में है, इस विलयन में है, उसी को ही हम उसकी सांद्रता कहते हैं। ठीक है, यदि मैं कह दूं कि मेरा 5 ग्राम 5 ग्राम जो है विलय वो हमारे 100 ग्राम विलयन में है, तो उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी? उसकी वह उसकी सांद्रता को दर्शाता है। ठीक है, इसी तो उसको बोलते हैं 5%। ठीक है, 5% विलियन का सॉल्यूशन बोलते हैं उसको। ठीक है, 5% विलियन बोलते हैं उसको। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं कि कितनी मात्रा में हमारा विलय जो है वो विलायक विलियन में होता है, वही हमारी उसकी सांद्रता होता है। तो पहली लाइन में हमारा यही बताया गया है कि किसी घोल की सांद्रता घोल की दी गई मात्रा या तो उसके द्रव्यमान, ठीक है, या उसकी आयतन में मौजूद विलय की मात्रा होती है कि कितना विलय होता है। ठीक है, तो एक घोल में विलय और विलायक के सापेक्ष अनुपात का मतलब होता है कि दोनों जो है वो एक दूसरे के अनुपात में होते हैं। ठीक है, उनका सापेक्ष मतलब रिलेटिव प्रोपोर्शन में परिवर्तन किया जा सकता है कि अगर हम क्या कहते हैं कि विलय का हम 5 ग्राम और ऐड कर रहे हैं तो विलायक जो होता है वो भी 5 ग्राम और ऐड हो जाएगा, मतलब उसको दोनों को सापेक्ष में अनुपात किया जाता है। ठीक है, तो विलयन में मौजूद विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे 3 प्रकार के विलयन में हम अलग अलग या 3 प्रकार के घोल में हम उनको क्या कर सकते हैं? वर्गीकरण कर सकते हैं। तो पहला होता है तनु, फिर दूसरा होता है सांद्र और तीसरा होता है संतृप्त घोल। ठीक है, तो देखिए तनु घोल क्या होते हैं? तनु घोल जो होता है उनको बोलते हैं डाइल्यूट। मतलब क्या होता है, जैसे हमने जब अपना वो वाला क्रियाकलाप किया था ना, जिसमें हमने क्या किया था कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण को अलग अलग किया था, उसमें हमने देखा था कि एक ही हमने पानी में 50 ml पानी में हमने एक बार तो कॉपर सल्फेट के बहुत सारा पाउडर डाल दिया था और दूसरी बार पानी में हमने कॉपर सल्फेट की केवल 2 चम्मच डाली थी। तो देखिए जिसमें हमारा विलय जो होता है कि सेम, अगर हमारा विलयन की मात्रा सेम है, अगर हमारी सॉरी विलयन की नहीं, अगर हमारी विलायक की मात्रा सेम है और उसमें विलय की मात्रा अलग अलग है तो उसको बोला जाता है तनु और सांद्र घोल। मतलब जिसमें
तनु घोल उसको बोला जाएगा जिसमें विलय की मात्रा कम होती है, और सांद्र घोल उसको बोला जाएगा जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, तो हमारा पतला घोल मतलब तनु घोल होता है, विलय की मात्रा कम, ठीक है, उसको विलायक की अधिक मात्रा होती है तो उसको बोलते हैं तनु घोल, तनु। और सांद्र घाड़ा घोल जो होता है उसको सांद्र घोल बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे विलायक की मात्रा कम होती है और विलय की मात्रा ज्यादा होती है, तो उसको बोला जाता है हमारा सांद्र घोल। ठीक है, तो दोनों शब्द जो होते हैं वो तुलनात्मक होते हैं, मतलब किसी एक, अगर हमें कोई एक विलयन दिया गया हो उसको देखकर हम ये नहीं बता सकते कि वह तनु है या सांद्र है। यदि हमें दो विलयन दिए हुए हों और उसमें किसी एक की मात्रा को हम स्थिर कर दें, कांस्टेंट कर दें, तो उससे पता चलेगा कि हमारा सांद्र घोल है या तनु घोल है। ठीक है, अब अब आते हैं, अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि क्या अलग अलग की क्या विशेष विलायक में पदार्थों की घुलनशीलता एक समान होती है। कि जैसे अगर मैं कह दूं कि पानी में चीनी और पानी में नमक मिला रहे हैं, तो क्या चीनी और नमक एक समान घुलनशीलता दिखाते हैं, कि मतलब जितना पानी घुलता, जितना चीनी घुलती है क्या उतना ही हमारा नमक घुलता है। अब हमें यही देखना है। तो देखिए हमने क्या किया, इस क्रियाकलाप में हमने दो अलग अलग बीकरों में से प्रत्येक में हमने क्या किया, दो अलग अलग बीकर ले लिया और उसमें दोनों में ही 50 ml पानी ले लिया। इसमें भी 50 ml पानी और इसमें भी 50 ml पानी ले लिया। ठीक है, लगातार हिलाते हुए एक बीकर में हमने नमक डाला ऐसे, और एक बीकर में हमने ऐसे ऐसे चीनी डाल दी। ठीक है, फिर हमने चीनी डाल दो या कुछ भी डाल दो, मतलब दूसरा हमने ऐसे बोला है कि बेरियम क्लोराइड भी ले सकते हैं, बट हम चीनी ले लेते हैं क्योंकि चीनी हम अपने साधारण मतलब अपने रोजाना में भी इस्तेमाल करते हैं। तो चीनी, इसको इन दोनों को ही, इन दोनों उदाहरणों को हम अपने रोजाना के उसमें देख सकते हैं। तो जब कोई और विलय नहीं घुल सकता हो, मतलब तब तक नमक और चीनी डालते जाओ जब तक जो है वो और नमक और चीनी ना घुल सके। तब बीकर की सामग्री को लगभग हम 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ाने के लिए गर्म करेंगे और फिर से विलय डालना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने दो बीकर लिए, उन दो बीकरों में हमने 50-50 ml पानी लिया, एक में हमने नमक डाला, एक में हमने चीनी डाली, और नमक और चीनी तब तक डालते गए जब तक और अधिक नमक और चीनी उसमें ना हो। फिर हमने दोनों बीकरों का जो तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ा दिया। उसके बाद हमने फिर से नमक और चीनी डालना शुरू करा। हम देखते हैं कि अलग अलग बीकरों में घुली चीनी और नमक की मात्रा जो है वो अलग अलग होती है, मतलब चीनी जो है वो अलग मात्रा में घुलती है और जो नमक है वो अलग मात्रा में घुलती है। इससे हमारा निष्कर्ष यह निकलता है कि अलग अलग पदार्थ की घुलनशीलता जो है किसी एक विलायक में वो अलग अलग समान की होती है। ठीक है, तो किसी दिए गए विलायक में अलग अलग पदार्थों की एक ही तापमान पर अलग अलग घुलनशीलता जो है वो अलग होती है। ठीक है, घुलनशीलता क्या होती है, वह अलग अलग होती है। और इसी से ही अब हमारा दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है घुलनशीलता किसे कहते हैं। ठीक है, तो उससे पहले अब हम ये समझेंगे कि हमारे संतृप्त और असंतृप्त विलयन क्या होते हैं। देखिए हमने कहा कि जब हमने पानी में चीनी और नमक डालना शुरू करा तो एक ऐसा समय आया था कि पानी में चीनी और नमक उससे ज्यादा अधिक नहीं घुल पा रहे थे। फिर हमने उनको और उसका तापमान बढ़ाया और उसके बाद फिर से उनको डालना शुरू करा। उसके बाद जो समय आता है जब पानी में चीनी और नमक घुलना बंद कर देते हैं, उसी को ही हम उसका संतृप्त घोल कहते हैं। मतलब कि और एक तापमान पर उनको गर्म करने के बाद जब हमारी और अधिक विलय जो है उसमें घुल नहीं पाता है, ऐसे ही घोल को हम संतृप्त घोल कहते हैं। और असंतृप्त घोल जो उससे पहले जो जब तक वो घुलता रहता है उसमें जब तक क्षमता होती है कि विलायक जो है अपने अंदर विलय को घोल सके, ऐसे घोल को हम असंतृप्त घोल बोलते हैं। ठीक है, तो संतृप्त किसे कहा गया है, जब किसी दिए गए तापमान पर विलयन में और अधिक विलय की नहीं घुल सकता हो तो ऐसे घोलों को संतृप्त विलयन कहा जाता है। ठीक है, यही कहा मैंने। उसके बाद असंतृप्त विलयन, कि यदि किसी विलयन में विलय की मात्रा संतृप्ति स्तर मतलब से कम हो तब वह असंतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब संतृप्त होने से पहले वाला जो विलयन होगा वो हमेशा असंतृप्त कहलाया जाएगा। ठीक है, जैसे हम इस चित्र में देख सकते हैं कि जब हमने इस पानी में ये जो, अगर हम सोचिए चीनी है तो ये घुल रही है,
तो अधिक विलय जो है वो घुल जाता है, तो ऐसे उसको बोलते हैं असंतृप्त विलयन। उसके बाद हमने क्या कहा कि इसमें और अधिक कि कोई अधिक विलय जो है वो नहीं घुलता है, तो तापमान देने के बाद भी इसमें कोई और अधिक विलय नहीं घुलता है, तो इसको बोलते हैं संतृप्त विलयन, मतलब सैचुरेटेड। और अति संतृप्त विलयन की मतलब अस्थिर क्रिस्टल बन जाता है, मतलब कि जब हम उसमें जब संतृप्त विलयन में और ज्यादा हम उसमें क्या बोलते हैं विलय मिलाते जाते हैं, तो वो क्या होता है कि उसके क्रिस्टल जो है वो नीचे बैठ जाते हैं, तो अस्थिर क्रिस्टल जो है वो बन जाते हैं, तो ऐसे घोलों को बोला जाता है अति संतृप्त विलयन। ठीक है, अति संतृप्त विलयन बोला जाता है। इतना क्लियर हो गया है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारी घुलनशीलता क्या होती है। तो यही होती है कि जब हम अपना क्या बोलते हैं एक ऐसा विलयन बनाते हैं जिसको तापमान बढ़ाने के बाद उसमें और अधिक मात्रा में विलय नहीं घुल पाता है, तो उसी को हम उसकी घुलनशीलता बोलते हैं। ठीक है, तो विलय पदार्थ की वह मात्रा जो इस तापमान पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। ठीक है, तो कितनी मात्रा की घुलनशीलता जो होती है ना, एक प्रकार का सांद्रता होती है। ठीक है, उसकी सांद्रता मतलब उसकी कंसंट्रेशन को ये दर्शाता है। तो विलय पदार्थ की कितनी मात्रा जो होती है वो हमारे संतृप्त घोल में उपस्थित होती है, उसी को ही हम उसकी घुलनशीलता कहते हैं। जैसे कि पानी में हमने नमक मिलाया, उसका तापमान बढ़ाया, फिर और अधिक नमक मिलाने पर तो कितना नमक उसमें मिल जाता है कि वह एक संतृप्त घोल बना ले, और उस नमक की कितनी मात्रा इस विलयन में होती है, उसी को हम उसकी घुलनशीलता बोलते हैं। हमने पीछे क्रियाकलाप भी देखा था घुलनशीलता का, तो उसी को हम उसकी घुलनशीलता बोलते हैं। ठीक है, अब आता है कि सांद्रता जो होती है उसको व्यक्त करने के कुछ सूत्र होते हैं। मैंने जैसे आपको उदाहरण देते समय मैंने आपको ये कहा था कि सांद्रता जो होती है, जैसे कि विलय की कितनी मात्रा जो होती है वो विलयन में उपस्थित होती है, उसको उसकी सांद्रता कहते हैं। जैसे 5 ग्राम अगर मैं कह दूं विलय जो है वो मेरे 100 ग्राम विलयन में है, तो ऐसे उसको मैं 5% विलयन बोल देती हूँ। 5%, 5% विलयन। तो ये कैसे आया, तो इसके ही कुछ व्यक्त करने के कुछ अलग अलग सूत्र होते हैं। तो अब हम उसी को देखते हैं कि इसके नापने के क्या क्या सूत्र होते हैं। तो देखिए कि किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के कई तरीके हैं। उनमें से पहला तरीका होता है कि हम द्रव्यमान अपॉन द्रव्यमान, इसको बोलते हैं द्रव्यमान अपॉन द्रव्यमान। हमेशा याद रखना, हम जो है वो दो ही चीज लेके चल रहे हैं, या तो द्रव्यमान या आयतन। ठीक है, दो चीज लेके चल रहे हैं, या तो द्रव्यमान या उसकी आयतन मतलब वॉल्यूम। तो देखिए, या तो क्या हो सकता है, पहला द्रव्यमान बाई द्रव्यमान, दूसरा क्या हो सकता है द्रव्यमान बाई वॉल्यूम, और तीसरा क्या हो सकता है मतलब आयतन अपॉन आयतन। ठीक है, द्रव्यमान अपॉन आयतन, आयतन अपॉन आयतन, ये तीन चीज हो सकती है। और हमेशा याद रखना, ऊपर क्या लिया जाता है, ऊपर लिया जाता है विलय। ठीक है, और नीचे क्या लिया जाता है, विलयन। ऊपर विलय और नीचे विलयन। तो देखिए, द्रव्यमान बाई द्रव्यमान का मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर तो विलय का द्रव्यमान, ठीक है, विलय का द्रव्यमान, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान। पूरा जो विलयन है विलयन का द्रव्यमान इनटू 100 कर देंगे, इससे हमारी द्रव्यमान बाई द्रव्यमान की प्रतिशत निकल जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, ऊपर क्या कहा, विलय होना चाहिए, तो और क्या चीज है ऊपर, द्रव्यमान, तो ये विलय का द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान, और नीचे क्या हो जाएगा हमारे आयतन, किसकी, विलयन की आयतन, तो नीचे हो जाएगी विलयन की आयतन। फिर उसके बाद ये हो जाएगा आयतन बाई आयतन, तो ऊपर क्या हो जाएगा, विलय की आयतन, विलय की आयतन, और इसको इंटू 100 भी करनी है। ठीक है, ये हो जाएगी विलय की आयतन, और नीचे विलयन की आयतन, विलयन की आयतन, ठीक है, इंटू 100। तो इस प्रकार से हमारे तीन सूत्र जो होते हैं वो सांद्रता नापने के तीन सूत्र होते हैं। ठीक है, हमेशा क्या, और जो भी हमें प्रश्न में दिया गया होगा, ठीक है, उसी सूत्र को हम उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो देखिए, पहला क्या है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान वाला तो विलय का द्रव्यमान, और फिर समाधान मतलब विलयन का द्रव्यमान, इसको हम विलयन बोलेंगे, विलयन का द्रव्यमान। ऐसे द्रव्यमान और आयतन तो विलय का द्रव्यमान, और यहाँ
समाधान की आयतन आएगी, आयतन, ठीक है। फिर इसमें विलयन के आयतन, और नहीं, यहाँ पर आएगा विलय का आयतन, ये गलत लिखा हुआ है, विलय का आयतन, और यहाँ समाधान का आयतन, आयतन, ये हो जाए। तो इस प्रकार से ये हमारे 3 सूत्र हो सकते हैं किसी सांद्रता को नापने। तो जैसे अब हम पहला अपना प्रश्न करते हैं कि एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में, तो हमें विलयन की द्रव्यमान, नहीं, 320 ग्राम विलायक जल में हमें विलायक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, द्रव्यमान वो हमें दिया हुआ है 320 ग्राम। फिर उसके बाद हमें 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, तो विलय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम। हमें बोला है कि विलयन की सांद्रता का परिगणन करें। तो देखिए इसमें हमें क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान दिए हुए हैं दोनों के, तो हमें कौन सा सूत्र यूज करना पड़ेगा, द्रव्यमान अपॉन द्रव्यमान वाला। तो हमें ऊपर क्या होती थी, हमारा ये वाले सूत्र में ऊपर होती थी विलय का द्रव्यमान, ठीक है, और नीचे होता था हमारा विलयन का द्रव्यमान, और इंटू 100 कर देते थे। तो देखिए हमारे पास विलय का द्रव्यमान तो है, क्या है, 40 ग्राम। हमें विलयन का चाहिए, तो जो विलयन का द्रव्यमान होगा वो विलय और विलायक का ऐड ही तो होगा भाई, उन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो हमारा विलयन बन जाएगा ना। तो विलयन का द्रव्यमान कैसे निकल जाएगा भाई, दोनों को जोड़ दो, तो 40 प्लस 320 कितना हो जाएगा, 360। तो ऊपर तो 40 और नीचे 40 प्लस 320 इंटू 100, ये हो जाएगा 40 अपॉन 360 इंटू 100। इससे आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, इससे हमारा जितना भी आएगा ये कट होके 449, और इससे आ जाएगा 19 और फिर ये 11.1%, इतना परसेंट हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान अपॉन द्रव्यमान की प्रतिशत आ जाएगी, उसकी क्या आ जाएगी, विलयन की सांद्रता बता सकते हैं, ठीक है, इसको विलयन की सांद्रता बोलते हैं। तो इस प्रकार सांद्रता भी हमने निकालना सीख लिया है। तो आज के इस भाग में हमने क्या क्या सीखा, तो सबसे पहले तो हमने यही देखा था कि विलयन क्या होता है, ठीक है, विलयन क्या होता है। उसके बाद विलयन के विलयन किस किस से मिलके बना होता है, विलय और विलायक। फिर हमने देखा कि कौन कौन से प्रकार के विलयन हो सकते हैं, जैसे हमने ठोस और ठोस में देखा था, जिसको हमने मिश्र धातु कही थी। फिर हमने गैस को देखा था द्रव में, हमने देखा था ठोस को देखा था द्रव में। तो इतने प्रकार के हमने विलयन के उदाहरण देखे थे। उसके बाद हमने विलयन के कुछ गुण देखे थे कि वह समांगी मिश्रण होता है, बहुत ही आकार उनका बहुत छोटा होता है, 10⁻⁹ मीटर, और फिर उसके अलावा वो अपने अंदर से प्रकाश का जो पथ होता है उसको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसके कण बहुत छोटे होते हैं, उसके कण स्थायी होते हैं, वो नीचे नहीं बैठते हैं। तो इस प्रकार विलयन के हमने कुछ गुण देखे थे। उसके बाद हमने देखा कि जो विलय और विलायक होता है उसकी सांद्रता क्या होती है, ठीक है, कि सांद्रता क्या होती है। फिर हमने तनु और सांद्र और संतृप्त घोल देखे, ठीक है, कि तनु घोल क्या होता है, सांद्र घोल, दोनों तुलनात्मक होते हैं। फिर संतृप्त और असंतृप्त घोल क्या होते हैं। फिर हमने घुलनशीलता देखी, घुलनशीलता का एक क्रियाकलाप देखा कि क्या अलग अलग पदार्थों की विलायक में घुलनशीलता एक समान होती है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिर हमने ये देख ली। उसके बाद हमने देखा सांद्रता को नापने के या व्यक्त करने के कुछ सूत्र होते हैं। हमने वे 3 सूत्र देख लिए, द्रव्यमान बाई द्रव्यमान, द्रव्यमान अपॉन आयतन और आयतन अपॉन आयतन। ऊपर विलय लिया जाता है, नीचे विलयन लिया जाता है। इस प्रकार किसी भी विलयन की सांद्रता को हम व्यक्त कर सकते हैं। तो इस भाग में तो हमने ये देखा। अब हम अगले वाले लेक्चर में अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि विलयन, एक तो विलयन अब जो होता है वो दूसरे प्रकार के देखेंगे। उसमें हम देखेंगे निलंबन क्या होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कॉलॉइड्स क्या होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं। कॉलॉइड्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से अब, और उसके अलावा हम किंडल प्रभाव भी देखेंगे। हमने अभी किंडल प्रभाव देखा था ना, क्या होता है, तो उस किंडल प्रभाव को अब हम सीखेंगे अच्छे से कि वो होता क्या है। तो अगले लेक्चर में हम ये सब चीजें जानेंगे।
आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ स्टडी रूम पर जुड़ने के लिए। धन्यवाद।